टी फाउंडेशन के कुछ सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज दिन कौन सा डॉक्टर साहब? आज दिन है तो शनिवार। शनिवार है। तारीख क्या पड़ेगी? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर है। तो 2 दिसंबर आज का तारीख है और शनिवार है। इस दिन आपका कौन सा दिन पड़ता है? कौन सा दिवस है आज? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। हाँ, तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है आज। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। तो इस मौके पे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बातें करेंगे कि ये जो प्रदूषण हमारे वातावरण में व्याप्त है, कितने तरह के प्रदूषण हैं और उनसे निजात कैसे पाया जाए। प्रदूषण वही है जैसे जो हमारा स्वच्छ पर्यावरण है, उसमें कोई दूषित पदार्थ का अगर आगमन हो गया है, चाहे वो ठोस के रूप में, चाहे द्रव के, चाहे गैस के रूप में, तो हमारे लिए प्रदूषण हो जाता है। तो उसी के नियंत्रण की बात की जाएगी, क्योंकि आज का दिन उसी के लिए है, उसी के लिए समर्पित किया गया है। तो बताया गया है जैसा कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कितने तरह के और प्रदूषण है जो समाज में कुरीतियों के माध्यम से व्याप्त हैं। तो पहले उस पर बाद में आएंगे। पहले जानते हैं कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI, कैसे ख़राब हो गया है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो इतने ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लोग जीते हैं, जैसे कभी कभी अहंकार को दिखाने के लिए रास्ते में जब ट्रैफिक लगता है फिर भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, मतलब उन गाड़ियों को ऑफ नहीं करते हैं, इंजन उनका चालू रहता है। तो अगर उसको बंद कर दिया जाए तो $1 मिलियन की जो बचत है वो की जा सकती है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा भी जा सकता है। साथ ही साथ बेवजह ईंधन के चालू होने से AQI खराब हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो उसका जो सूचकांक है वायु का, वो खराब हो जाता है। और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहले देख लें डॉक्टर साहब का क्या विचार है इस आज के दिन को लेकर के। डॉक्टर साहब थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करुणेश जी। विशिष्ट दिनों पर विशेष रूप से आप मुझे आमंत्रित करके आप बहुत बड़ा समाज के प्रति के योगदान करते हैं। आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है और कार्यक्रम कर लेना और इसको ब्रॉडकास्ट करा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस पर चलने की जो प्रक्रिया है बड़ा कठिन है। आज हम देखते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जाए। सरकार चिंतित है, यहाँ तक कि अभी मैं बधाई दूंगा भारत सरकार के, भारत के सुप्रीम कोर्ट को कि बहुत उच्चतम न्यायालय ने बहुत उस पर सक्रिय पहल शुरू कर दिया है। सरकारों को और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित कर रहा है बार बार कि भाई प्रदूषण को आप कम करिए। देख रहे हैं कि पहले तो हरियाणा और पंजाब में ही प्रक्रिया थी। राजधानी से सटे इन प्रांतों में इतनी परालियां जलाई जा रही हैं। जैसा आपने आप चर्चा किया गाड़ियों का, हम देखते हैं कि अमूमन एक फैशन बन गया है। जो ड्राइवर गाड़ी चालक है, गाड़ी चल स्टार्ट करके छोड़ देता है। अरे भाई, तुम गाड़ी जब बंद हो गई, रास्ता जाम है या कोई ऐसी बात है कि गाड़ी रुकी है, तो उसको गाड़ी बंद कर दो। अब उनके नहीं ज्ञान कि इसका अपनी सुविधा के लिए कि गाड़ी फिर स्टार्ट करना होगा, नहीं केयर करते। लेकिन उससे जो कार्बनिक जो जहरी गैसें निकल रही हैं, प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड, कितना क्षति पहुंचा रहा है। आज देख रहे हैं अस्थमा के रोगी करुणेश जी पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं और बार बार इसको कहा रहा है कि भाई इसको बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में योग किया जाए, प्राणायाम किया जाए। इन प्रक्रियाओं पर लोगों को हम तो आग्रह करेंगे भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, जितनी भी सरकारें हैं, अनिवार्य कर दें कि विद्यालयों में योग किया जाए। क्योंकि आज आए दिन हम देखते हैं कि परिवारों में कोई न कोई व्यक्ति अस्थमा या फेफड़े का मरीज बनता जा रहा है। इसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो क्रम है यही है कि आज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसमें से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मतलब तीनों हर एंगल से प्रदूषण बढ़ रहा है। अब इसकी केवल उसको कहेंगे केवल सरकार, सबके सरकार की ही केवल जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हम जैसे लोग, आप जैसे प्रबुद्ध लोग, अभी हमारे बगल में मानवाधिकार के जिला उपाध्यक्ष जी बैठे भी हैं, इनसे भी मैंने आग्रह किया कि इस पर एक टीम बना करके, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि इसमें पर्यावरण को रोकने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए
पर्यावरण को बचाया जाए। पर्यावरण को बचाने के लिए मेन आधार जैसे वृक्ष है जी। और हम देखते हैं आजकल कस्बों में, तालाबों में इतना एक गैर जिम्मेदाराना चल गया कि एक मछली को मारने के लिए उसमें जहरीली दवा डाल देते हैं। लाखों लाखों की संख्या में मछलियां मर के इसी तरह से तैरती हैं। अब वो एक आध दो मछली लेंगे, लेकिन अब वो जल भी प्रदूषित होता है, मछलियां मर के सड़ती हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और मरे हुए जानवरों को लावारिस की तरह सड़कों के किनारे फेंक देते हैं। जी जी बिल्कुल। आदमी मालूम पड़ता है कि आज इंसान नहीं रह गया, हैवान हो गया है। इसके लिए बहुत कठोर सरकारें, तो मैंने भाई कई बार आपने पूर्व में इंटरव्यू में कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, चुनाव होते हुआते रहेंगे, दल बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन सामाजिक जो संरचना है इसको मजबूत अगर नहीं किया गया तो कैसे लोग जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे समाज के बारे में कैसे सोचेंगे। इसलिए दोनों रूप पर काम करना है, एक सार्वजनिक जीवन पर भी और आध्यात्मिक जीवन पर भी। क्यों? आध्यात्म को अगर जो ही हम अध्यात्म को सामाजिक जीवन से जोड़ेंगे तो तुरंत प्रदूषण की तरफ, जैसे हमारे ऋषि मुनि क्या थे, ऋषि मुनि बिल्कुल यही काम करते थे कि जंगलों में रहते थे। आज जंगलों को तो बर्बाद किया जा रहा है। जंगल, जल, जमीन, जोरू, जागीर और जमीर, ये 8 हमारे यहाँ जो मजबूत पिलर हैं, इसके पीछे यही तथ्य था कि इसको बचाया जाए और ये प्रदूषण के नियंत्रित करने में प्रमुख अंग होते हैं। ये तो आज नियंत्रित करने के लिए विद्यालयों में जैसे बच्चों को बताया जाता है, मैंने कभी विद्यालयों में देखता कि विद्यालयों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी कि इस विषय को गंभीरता से लेते। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी सेमिनार भी होने जा रहा है, शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें शिरकत करेंगे। तो इस प्रक्रिया को बहुत बिल्कुल एक ठोस आधार बना करके इसको शुरू किया जाए ताकि इसमें एक सफलतम हम लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो इसमें आप जैसे आपके जैसे एक एनजीओ है, मैं इसको साधुवाद दूंगा कि आप एक टी फाउंडेशन जो है एक रचनात्मक काम कर रहा है इस समाज को जोड़ने का, समाज को जोड़ने, जैसे राष्ट्रीय सृजन अभियान में जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग अभी थीम यही है कि पहले राष्ट्र को राष्ट्र सृजन, मतलब नहीं कि आज नया भारत बनाने का मतलब नहीं कि जो व्यवस्था बनी उसको परिमार्जित करना है, शुद्ध करना है। उसमें प्रथम बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो है पर्यावरण। पर्यावरण शुद्ध रहेगा, प्रदूषण सही हो जाएगा। तो पर्यावरण को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। इस विषय पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि सर भी कुछ बोलें, तो थोड़ा सर पकड़ लीजिए इसको और बता दीजिए इस विषय में। मैं भारतीय मानवाधिकार के जिला उपाध्यक्ष हूँ, प्रेमगिरी उर्फ नागा बाबा। और हमारे अभी जो विश्वबंधु जी बताए, बहुत से बातें जानकारी दिए पर्यावरण के विषय में और प्रदूषण से हम लोग कैसे बचाव रखें, कैसे बचें इसके संबंध में। तो हमारे विश्वबंधु जी जब मानवाधिकार में आए तो सर्वप्रथम आपने हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन से बातचीत किया और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ, इस पर काफ़ी ध्यान दिए और हम लोग ग्रुप में इसके लिए काम भी किए, अभी भी कर रहे हैं। और जैसे सोच हमारे वृक्ष बंधु विश्वबंधु जी का है, अगर हर व्यक्ति, हर प्राणी अगर उसका आधा भी सोच रखे तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग प्रदूषण से बहुत दूर चले जाएंगे और बचाव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतर तरीके से डॉक्टर साहब और सर ने बताया कि कैसे वृक्ष लगा करके हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं और अपने राष्ट्रीय सृजन अभियान के बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये राष्ट्रव्यापी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। और इन सब बातों को ऐड करते हुए डॉक्टर साहब ने जैसे सारे बातों को समाहित कर दिया कि हम कैसे मतलब कि अपने प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। तो यही है कि ट्रैफिक में कैसे हमको बर्ताव करना चाहिए और हमें कैसे अपने तालाबों को स्वच्छ रखना चाहिए और भी कई चीज़ें हैं जिनको हम स्वच्छ रख करके अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। तो जैसे अब ये सब चीज़ों की बातें तो हो गई, लेकिन एक विषय और है जो छूटता जा रहा है।
उस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि मेरी संस्था उस पर विशेष तौर पे काम करती है। बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो विशेष तौर पे छुपाए जाते हैं, जैसे एनिमल फार्मिंग होती है, जैसे कि पशु खेती, पशुपालन बस उसका नाम दिया गया है, उसके पीछे उनका शोषण होता है। जैसे बोलते हैं मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन उसको दाना तो दिया जा रहा है, लेकिन किस आधार पे? जबरदस्ती बच्चे पैदा करने के लिए, जबरदस्ती उनका शरीर बड़ा करने के लिए। जितने भी दुनिया में पशु हैं, जैसे आपका मुर्गी हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, और भी जानवर हो गए जिनको जबरदस्ती पैदा किया जाता है और उनके चमड़े की खेती की जाती है, तो होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है, जो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, धरती के तापमान को बढ़ाने का, करीब 19% जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वो आपका ये पशु उद्योग है। यानी कि ट्रांसपोर्ट से भी ज़्यादा, जो हमारे पास यातायात जो प्रणाली है उससे भी ज़्यादा प्रदूषण का कारण है हमारे पास ये एनिमल फार्मिंग, पशु खेती। तो जो हम ये पशु उद्योग में करते हैं उससे कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे मीथेन, वो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। और मीथेन का क्या है कि वो बहुत सालों के बाद उसका फुटप्रिंट जाता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि पशु क्रूरता को दूर करते हुए, जो कि सबसे बड़ा कारण हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, तो हमारे नुकसान तो है ही, साथ ही साथ हमारे लिए नैतिक दृष्टि से भी खराब है। दृष्टि से जी। क्योंकि अगर इंसान अपने अंदर से पवित्र नहीं रहेगा तो वो सुख चैन कभी नहीं पा सकता है। गीता में भी कहा गया है, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो चाहे डॉक्टर साहब कुछ और एक संदेश देने के साथ इस वार्तालाप का हम लोग अंत किया जाए। देखिए करुणा जी, एक राम की एक प्रणाली, राम ने जब गद्दी पर बैठे राम जाए के, क्योंकि राम का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि पूरी आज दुनिया उनको मानने के लिए बाध्य हो रही है। तो राम ने उन्होंने एक ही शब्द कहा कि जन जल्प ना कर सुजस नासई, नीत सुनई करें क्षमा, संसार महापुरुष तिबिल पाटर लसाल पनस समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागे, देखिए प्रकृति से जोड़ा है। एक कहीं, एक कहीं करें करहीं न बातें हैं। 3 कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं। जी जी। तो जैसे प्रकृति में है, जैसे 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक डायरेक्ट केवल फूल लगता है जिससे कपास, दूसरा है आम जिसमें बौर लगता है फिर उसमें फल लगता है, तीसरी कैटेगरी है कटहल की कि उस डायरेक्ट फल लगता है। उसी प्रकार 3 प्रकार की कैटेगरी है मनुष्यों की बताया है, क्योंकि द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड रामचरितमानस उसकी रूलिंग है। तो इसमें भगवान राम ने अयोध्या वासियों को समझाया, ये कहा। उसी पर 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक केवल कहता है, भाषण देता है, आज उसके दिखता है करुणा जी, बहुत से लोग केवल बोलते हैं। एक कुछ कहता है तो करता भी है, और तीसरी कैटेगरी जो है कुछ कहता नहीं, अपने लक्ष्य में लगा रहता है। मैं आपको साथ बात दूंगा कि आप केवल कहते नहीं हैं, कह रहे तो कुछ कर रहे हैं। आज हम भी चाहेंगे कि हम लोग जो कुछ कहें, आज देखते हैं कि आज डायलॉग बोलना और फेसबुक पर चढ़ा देना, समाचार करना, कुछ करते लोग कम हैं। जो कहें वो करें। यही हम चाहूंगा कि हम अपने जीवन में हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम इस चीज को अडॉप्ट करें और उस कार्यक्रम को जो हमने बीड़ा उठाया है, जी बिल्कुल हैं, हम उस पर लगातार चलते रहेंगे। तो और दिन की धुंधली हुई दिशाएं, फैला हुआ कुहासा, कुचली ही शिखा से कुछ आ रहा धुआंसा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, अब मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। जो तेजवान व्यक्ति है, जो समाज में करने वाला, वो भी मुंह चुप का बैठा हुआ है। तो इसमें बैठने की जरूरत नहीं है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त, बहुत विवेकानंद था, उठिए जागिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत।